Good evening, everyone. Welcome to Matchala Partial Differential Equation. This is lecture number 1. So before moving on to partial differential equations, I would like to take some of the questions which were asked earlier. So देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है ए एन लेट अस से वाई डबल प्राइम, ठीक है, प्लस और लेट अस से ए एन नहीं, इसको कोई कांस्टेंट मान लिया गया है, 2y डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस 4y इक्वल्स टू 0। ये सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। इसी का नॉन लीनियर वर्जन अगर आप बनाएं तो आपको क्या करना होगा, सिर्फ किसी डिपेंडेंट वेरिएबल पे या फिर उसके डेरिवेटिव पे एक्सपोनेंट दे दीजिए, दैट विल बिकम नॉन लीनियर। सो ये है लीनियर वर्जन, लीनियर प्लस सेकेंड ऑर्डर, और ये है नॉन लीनियर प्लस ये सेकेंड ऑर्डर। अब ये पूछना कि इसका क्या सेंस है, तो उसको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, कई बार क्या होता है, मोस्टली रियल लाइफ में जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो होते हैं, उन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को जब आप मैथमेटिकली उसको मॉडल करके, उसका सिमुलेशन करके जब आप एक मॉडल तैयार करते हैं, तो मोस्टली जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशंस बनती हैं, ऑर्डिनरी, पार्शियल, नॉन लीनियर, लीनियर, मिक्स्ड, है ना, सिस्टम ऑफ ओडी, सिस्टम ऑफ पीडी, ये बनता है। तो अब वो किसकी वजह से बना है? वो बना है आपकी प्रॉब्लम के टाइप के ऊपर, यानी दैट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि इसका लीनियर आना, नॉन लीनियर आना, नॉन लीनियर आना मेरे हिसाब से ये बताता है कि प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, लीनियरिटी रोल प्ले नहीं कर पाएगी, लीनियर मॉडल से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी। सो यू हैव टू टेक नॉन, बिकॉज nobody wants to model the problem in non-linear model, because non-linear को सॉल्व करना किसी भी सिस्टम में दिक्कत हुआ है ना। अब एक से ज्यादा, मान लीजिए, देखिए, एक से ज्यादा वेरिएबल्स हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो वो सिस्टम बन जाता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आ जाता है। तो वो तो डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम कैसी है, उसमें कितने डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, कितने इंडिपेंडेंट हैं, और उनका रिलेशन क्या बनने वाला है, ठीक है। आम भाषा में इसको हम लोग जैसे सॉल्व नहीं करते कि बताइए, मैं आगे क्वेश्चन भी करवाऊंगा कि सेट ऑफ ऑल स्फीयर्स, ठीक है, ऑफ यूनिट रेडियस, मान लीजिए ये है, इस सेट को विथ सेंटर एट ए बी या सेंटर एट ए बी कॉमा 0, ठीक है, इस सेट को आपको मॉडल करना है और इससे बनने वाली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है। और कौन सी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस सेट को रिप्रेजेंट करेगी? अब ये सेट मैथमेटिकल सेट है, इसको बनने वाला, इससे बनने वाली जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो तो मैथमेटिकल है, तो इसमें आपको कहीं रियल लाइफ एप्लीकेशन दिखता नहीं। पर अगर आप ओआर की बुक उठाएं, है ना, इंजीनियरिंग की कोई बुक उठाएं, जो लोग इंजीनियरिंग को पढ़ाते हैं, दे माइट हैव कम अक्रॉस एप्लीकेशंस आल्सो, सो उनको पता चलेगा कि मॉडल करने के बाद ये आपके मॉडल पे डिपेंड करता है कि आने वाली डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है, नॉन लीनियर है, कितने डिग्री है, क्या है। अब एक चीज मैथमेटिकली आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, मतलब एक से ज्यादा ऑर्डर है, तो ऑर्डर क्या बताता है, ठीक, तो ऑर्डर देखो ये बताता है आपको, ऑर्डर से जरूर आप देख सकते हैं, ऑर्डर आपको बता देता है कि आपका सॉल्यूशन सॉल्यूशन n टाइम्स डिफरेंशिएबल, जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उतने ही ऑर्डर का, उतने ही बार डिफरेंशिएबल होगा आपका फंक्शन सॉल्यूशन, ये बताता है ऑर्डर। ऑर्डर को देख के बता देते हैं कि कौन इसका सॉल्यूशन बनने वाला है कि नहीं। जिन लोगों ने ओडी के मेरे लेक्चर देखे होंगे उनको दिखा होगा उसमें कि हमने ये सब किया हुआ है कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का कौन सॉल्यूशन बन सकता है ना। सो जैसे कह दिया जाए एक्स स्क्वायर, जैसे कह दिया जाए एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस वाई इक्वल्स टू 0 और सम पी ऑफ एक्स, इसका एक सोल्यूशन बनना चाहता है मॉड एक्स पूरे आर पे, तो क्या मॉड एक्स इसका सोल्यूशन बन सकता है? अब देखिए,
अच्छे से फॉलो किए होंगे लेक्चर्स तो आपको समझ में आएगा क्या। ये एक नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है, जीरो पे नॉन डिफरेंशिएबल है, और इसमें चाहिए 2 बार डेरिवेटिव, दो 2 टाइम्स डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है, इसलिए नहीं ये होगा इसका सर। सोल्यूशन नहीं बन सकता। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। अब बात आती है डिग्री की। तो डिग्री आपकी नॉन लिनियरिटी को दर्शाती है। अगर डिग्री 1 है तो मे बी इट मे बी लीनियर, है ना। इस पे भी हमने क्वेश्चन किए हुए हैं, लेक्चर नंबर 1 या 2 में आपको मिल जाएंगे, आई थिंक 2 में। यस सर, यस सर। तो नॉन, अगर डिग्री वो है, वो नॉन लीनियर या फिर लीनियर को बताती है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ढेरों टूल होते हैं, नॉन लीनियर के लिए कम टूल होते हैं, ठीक है। और खासकर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर नॉन लीनियर हो गई तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। यहाँ तो पिकार्ड्स हो जाता है, यहाँ तो पिकार्ड्स रूल है, लेकिन वो भी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो ये है डिग्री और ऑर्डर के, आप ये कह सकते हैं कि उसको देख के हम क्या पहचान सकते हैं। बाकी इनके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस तो मुझे तो नहीं पता, हो सकता है कि किसी बुक में मिले तो जरूर शेयर करिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ओके सर। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने सीखा, ठीक है, जो लोग भी लेक्चर्स में पीछे हैं, जब भी टाइम मिले, जब भी ऑफ हो, फटाफट उनको देख डालो। 8 लेक्चर की क्लास है, 8 या 9 लेक्चर का, उसको खत्म करो, है ना। पीडीई, ओडीई का क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल कितने होते हैं? एक। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने होते हैं? एक। एक। ठीक, या फिर मैं बोलूं एक और एक। पीडी में डिपेंडेंट वेरिएबल कितने होते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने होते More हैं? than one. More डिपेंडेंट than one. 1, इंडिपेंडेंट मोर देन 1। More than. तो देखिए, डिपेंडेंट अगर हम पीडी की बात करें तो एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इज मोर देन वन, ठीक है, तभी आपकी पीडी बनेगी। अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं थोड़ा सा मोल्ड करूं, इनको मिक्स करूं, और मैं आपसे पूछूं व्हाट इफ डिपेंडेंट वेरिएबल आर मोर देन वन, आई मीन independent variable is 1 but independent variable equals to 1, तो बताइए क्या बनेगा। और सेकंड क्वेश्चन है, सोच के बोलना, what if dependent variable is greater than 1 and independent variable is also greater than 1। डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक से ज्यादा है, मतलब देखो z होता है, यहाँ देखोगे तो y इज रिलेटेड टू x, यहाँ देखोगे तो हमेशा ऐसे इमेज बनाओ, इमेज बनाने से आपकी चीजें आसान हो जाती हैं, y और x। यहाँ पे देखोगे, अब इसका मतलब क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा है, सिस्टम यानी है, और लेटर से गामा है, और दोनों इंडिपेंडेंट एक है, यानी दोनों किससे रिलेटेड है, एक्स से। एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट होता तो पीडी होगा, यहाँ पे क्या बनेगा, सिस्टम ऑफ ओडी ओडी। ओडी ठीक, क्यों? क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा है, तो डी जेड बाई डी एक्स अभी आएगा और डी गामा बाई डी एक्स भी आएगा। तो क्योंकि दोनों चीजें आएंगी, इसलिए हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन मिलेगा, ना कि एक इक्वेशन मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। अब अगर पूछा जाए आपसे कि अब इसमें बताओ डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा है, सर पीडी बनेगा। सर पीडी बनेगा, सिस्टम ऑफ पीडी, सिस्टम ऑफ पीडी बनेगा, सिस्टम ऑफ पीडी। बहुत सारे इंडिपेंडेंट आ जाएंगे, सिस्टम ऑफ पीडी। पीडी बनेगा। मैंने कई बार एग्जांपल दिया है, एक शॉप है, ठीक है, एक शॉप है, ग्रोसरी शॉप है, लेटेस्ट से। ग्रोसरी शॉप पे तो ढेरों चीजें होती हैं, कितने ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, मुझे लगता है कि 1000 से भी ज्यादा, ठीक है, कितने भी आप चीजें रख सकते हैं। उन सब चीजों को, उन सब चीजें कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं, अगर आप देखो तो। मान लीजिए जैसे जैसे मैंने कहा कि आप शुगर, चीनी बेचते हैं, केवल चीनी बेचते हैं, ठीक है, यानी कि चीनी ही आपका प्रोडक्ट है। अब ये कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, अगर आप कहें कि ये कितने, इस सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि मैं जहां से लेके आता हूँ उसकी डिस्टेंस क्या है, मेन जो हमारा होलसेल है वहां के डिस्टेंस, बाकी बस वही हमारा प्रॉफिट में गेम करेगा, बाकी सारी चीजें, ठीक है। कोई कहेगा नहीं, डिस्टेंस तो है ही, साथ में आपका जो स्टोरेज है उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है, आपकी मार्केट वैल्यू क्या है, कितना सेल करते हैं आप, उस पर डिपेंड करेगा। तो ये सब क्या हो गए, एक वेरिएबल कितनी सारी चीजों पर डिपेंड कर गया, समझे। ये सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं Yes, sir. और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, शुगर।
तो ऐसे ही आप ढेरों मॉडल्स देखते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये होती है बच्चे सीधा क्वेश्चन लगाने लग जाते हैं, उनको कभी विजुअलाइज नहीं होता कि क्या चल रहा है। अदरवाइज सिस्टम ऑफ ओडी पहचानना, सिस्टम ऑफ पीडी पहचानना इतनी बड़ी, ठीक है। ठीक है, सीखते रहिए और देखते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट है क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ पीडीई। शायद बहुत लोग समझ भी गए होंगे कि पीडीई के क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या पढ़ाने वाले हैं। तो हम लोग ये पढ़ाने वाले हैं कि भाई लीनियर किसको कहते हैं, ठीक है। फिर नॉन लीनियर पीडीई किसको कहते हैं। तो देखो, अगर ओडी में बात करें तो लीनियर ओडी किसको कहते हैं बताओ। लीनियर सर वो होगा जब लीनियर तो 2-3 फैक्टर पे सर डिपेंड कर जाएंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ओडी में डिग्री वन। एक चीज याद रखिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे कितने भी एक्सपोनेंट हो सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट पे नहीं होने चाहिए, ये बात होती है। तो लीनियर और नॉन लीनियर। लेकिन पीडीई में क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा है, ठीक है, इसलिए लीनियर और नॉन लीनियर होना ये सिर्फ एक्स पे नहीं वाई पे भी डिपेंड करेगा, जेड पे भी डिपेंड, ठीक है। क्योंकि जब देखो, जब दो वेरिएबल हैं तो दो पार्शियल डेरिवेटिव्स भी हैं भाई। अगर z जो है वो x और y पे डिपेंड कर रहा है तो डेरिवेटिव सिर्फ आप dz बाई dx नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि z अगर दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है तो आप एक के रिस्पेक्ट में चेंज देख के उसको टोटल चेंज नहीं कह सकते ना। अगर वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, मान लीजिए z है जो x और y को चेंज करने से चेंज होता है, इसका मतलब है आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स करने पड़ेंगे। पार्शियल मतलब एक बार आप y को फिक्स करके x में चेंज देख सकते हैं। तो जब y को फिक्स कर दिया तो x में चेंज हो गया डेल z अपॉन डेल x या डेल z अपॉन। जब x को फिक्स कर दिया तो ये हो गया डेल z अपॉन डेल y, ठीक है। तो चेंज आप दोनों में एक साथ नहीं देख सकते। जैसे हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है, डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज लेस इक्वल h अपॉन 4 का मतलब है, इसका मतलब है कि हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल सबने पढ़ा होगा, है ना, कि डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट और मोमेंटम दोनों एक साथ कंप्लीटली नोन नहीं हो सकते। अगर एक कंप्लीटली नोन है तो दूसरे में कुछ ना कुछ एरर जरूर होगी। डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक साथ जीरो नहीं हो सकते, ठीक है। दोनों को एक साथ मेजर नहीं कर सकते, दो फैक्टर्स इन्वॉल्व है, इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव्स पिक्चर में आते हैं। इसका मतलब है कि लीनियर और नॉन लीनियर के बीच में भी कुछ क्लासेस होनी चाहिए। तो यस, क्लासेस होती हैं। कौन सी क्लास होती है? तो सबसे पहले होती है लीनियर के बाद सेमी लीनियर, और एक क्लास होती है नॉन लीनियर के पहले, उसको कहते हैं कॉशी लीनियर। ठीक है, कॉशी लीनियर। अब इसको मैं यहीं से लिखा देता हूँ, आप उसको एक्सप्लेन उसमें डिटेल में लिख लीजिए, आपकी चॉइस, ठीक है। स्टैंडर्ड कन्वेंशन ये है, पीछे वाली स्लाइड में लिख देता हूँ। चलो आगे मैं इसमें लिख देता हूँ। स्टैंडर्ड कन्वेंशन है कि डेल z अपॉन डेल x को p कहा जाता है। ये स्टैंडर्ड कन्वेंशन है, आप इसको q भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और डेल z बाई डेल y को q कहा जाता है, ठीक है। डेल z अपॉन डेल x को p और डेल z तो p और q में ही हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन p q और z क्या है यहाँ पे? z है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स वाई क्या है? ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। तो z p q इन सब में अगर लीनियर है तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, इफ लीनियर इन p z q, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कहते हो? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म होगा p ऑफ x, y। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, अभी देखना पूरा आपका क्लासिफिकेशन आप जानते ही हैं, पुराने बच्चे सारे जानते हैं, क्लासिफिकेशन हम लोग ठीक से कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती। इसका फॉर्म क्या होगा? r x y इंटू z प्लस s टाइम्स x y,
ये फॉर्म देख के आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, बिल्कुल घबराइए नहीं। ये क्या है बेटा, एक्स और वाई का फंक्शन है, ये दोनों ही इंडिपेंडेंट है। याद करो लीनियर ओडीई में क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर पे कोई रिस्ट्रिक्शन था कि आप एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, ऐसा था? नो, लीनियर लिख सकते थे सर, y पे नहीं लिख सकते थे। केवल डिपेंडेंट वेरिएबल पे नहीं लिख सकते। तो देखो p पे कोई पावर नहीं है, देखो ठीक, क्यों? p डेरिवेटिव है, जैसे y प्राइम वहां पे था ऐसे p, q पे भी कोई पावर नहीं और कोई इसका फंक्शन नहीं है, अलग से लिखा हुआ है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। z भी अलग से लिखा हुआ है। अगर p और q और z अलग अलग दिखने लग जाए इक्वेशन में, तो फिर साथ में चाहे कुछ भी लिखाओ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। p q और z तीनों में अगर लीनियर है, यानी कि तीनों पे कोई पावर नहीं है, कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं है आपस में, है ना, तो ऑब्वियसली आप भी बनाने बैठोगे तो यही फॉर्म बनाओगे। बताओ बनाओगे कि नहीं? अगर मैं आपसे कहूँ p q z यस सर। होने चाहिए और x y होना चाहिए, है ना, तो आप कहोगे कि सर अगर इसको एक साथ रखना है और p और q और z अलग अलग दिखने चाहिए तो यही फॉर्म हो सकती है, ठीक है। इस पे एग्जाम्पल मैं आपसे अभी पूछूंगा। अच्छा चलो इस पे एक दो एग्जाम्पल बता दो फटाफट। तो देखो सबसे पहले तो p प्लस क्यू इक्वल टू जेड ये बन गई, z प्लस लेटर से एक्स स्क्वायर वाई बन गई, ठीक। एक और डिफरेंशियल इक्वेशन लेटर से px प्लस क्यू वाई स्क्वायर इक्वल टू 2z, कोई दिक्कत? ठीक है। अब सेमी नो लीनियर सर। आ जाओ। देखो याद रखना लीनियर से कहाँ पहुंचे थे, सेमी लीनियर। अभी और एग्जांपल कराऊंगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए क्लास के बाद, कोई दिक्कत नहीं। लीनियर से पहुंचे हम लोग सेमी लीनियर पे। अब सेमी लीनियर में क्या चॉइस है आपके पास, मतलब क्या क्या होना चाहिए? तो देखो एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो P और Q में लीनियर हो, मतलब P और Q पे रिस्ट्रिक्शन है, Z को इस बार उन्होंने फ्री कर दिया, ठीक है। तो लीनियर इन P, Q एंड Z इज फ्री। Z फ्री है मतलब Z के ऊपर पावर बना सकते हो, ठीक है, जेड स्क्वायर जेड क्यूब साइन जेड कुछ भी लिख सकते हो। तो अब आप बताओ इसका इसका अगर फंक्शन लिखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म तो क्या होगा, p ऑफ एक्स वाई इंटू पी, क्योंकि p और q तो अभी भी लीनियर रखने हैं, ठीक है, प्लस q एक्स वाई इंटू क्यू इक्वल टू, देखना r एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अब z को एक फंक्शन के रूप में इंक्लूड कर दिया तो अब यहाँ पे जेड स्क्वायर क्यूब सब अपने आप हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? इसको समझने के लिए एक छोटी सी चीज सिखाता हूँ, ठीक है। देखो मैं एक बात बताऊं, मैं आप सबको मानता हूं कि आप 12th पास करके आए, मैं कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, है ना मैं ये सोचता हूँ कि आप बहुत कुछ पढ़ लिख के आए हो। तो देखो हो सकता है कि आपने ये चीज ऑब्जर्व ना करी, जैसे मैं लिख दूं y इक्वल टू एक्स और मैं लिख दूं y इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x, लेटर से g ऑफ x। तो g ऑफ x का मतलब क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो सकता है, साइन एक्स हो साइन सकता एक्स, है, e टू द लॉग पावर x हो एक्स। सकता है, log x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो वही फर्क है, लेकिन यहाँ पे x ही होगा। इसीलिए ये देखो अब z को हमने क्योंकि फंक्शन में इंक्लूड कर दिया है, तो इसका मतलब z पे अब कोई पावर हो सकती है, ठीक है। तो यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन जो p और q में लीनियर हो, z फ्री हो जाए। तो अब बच्चे बोलेंगे सर कॉशी लीनियर में तो फिर केवल p में लीनियरिटी बचेगी, q और z में तो फ्री करना पड़ेगा, यही प्रोसेस होगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, कॉशी लीनियर में ऐसा नहीं है। मतलब आपको ऐसा चेन दिख रही होगी कि पहले में तीनों में लीनियर, फिर एक गायब कर दिया, एक को फ्री कर दिया, फिर इस बार दो को फ्री कर देंगे क्यू और जेड को, और फिर अगले वाले में तो आप जानते ही हो पी क्यू जेड सब में फ्री, वो तो नॉन लीनियर है ही, ठीक है। तो फ्री इन ऑल पी क्यू एंड जेड। अब इसका तो कोई फॉर्म ही नहीं है, इसका फॉर्म तो ऐसे समझ लीजिए कि पी ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा पी कॉमा क्यू इक्वल टू 0, ले बन गई पीडी, है कि नहीं? इसका मतलब क्या, फंक्शन के अंदर डाल दिया, मतलब इनमें सब में कोई भी पावर, कोई भी एक्सपोनेंट, कोई भी फंक्शन बनाया जा सकता है। ये चीज क्लियर है? अब केवल बचा कॉशी, ठीक है। तो कॉशी लीनियर देखो, कॉशी लीनियर है लीनियर इन पी एंड क्यू, मतलब जो सेमी लीनियर की कंडीशन थी,
ठीक, P और Q में लीनियर है, बट नॉट इन Z। नॉट इन Z मतलब फिर से Z इज फ्री। तो आप बोलोगे कि सर Z फ्री है, इसका क्या मतलब है? Z फ्री है, इसका क्या मतलब है? Z अगर फ्री है तो Z तो यहाँ भी फ्री है, तो सेमी लीनियर कॉची लीनियर में डिफरेंस क्या है? तो मेन डिफरेंस यहाँ लिखा जाएगा अलग से, इसका फॉर्म ही इसका मेन डिफरेंस है। जो स्पेशल फॉर्म, कैपिटल पे और कैपिटल पे कैसे आ जाएगा? इसका जो स्पेशल फॉर्म है वही इसका मेन डिफरेंस है। देखिए स्पेशल फॉर्म क्या है, pxy इंटू पी प्लस क्यू, सॉरी, हाँ ध्यान से देखना, चिंता मत करो, सब याद हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। pxy z, आप खुद ही बोलोगे कि हाँ सर समझ गए क्या करना है, प्लस qxyz इंटू क्यू इक्वल्स टू rxyz। फॉर्म को देख के एक चीज तो क्लियर है कि z फ्री है, चाहे ये देख लो चाहे ये देख लो, सब अंदर है। और दूसरा चीज क्या क्लियर है कि p और q पे रिस्ट्रिक्शन है, p और q में लीनियर होना चाहिए, ठीक। लेकिन सेमी लीनियर से अगर आप कंपेयर करोगे तो क्या डिफरेंस दिख रहा है, आप मुझे बताओ। सर वहां पे जो P था, P ऑफ एक्स वाई, बस x और y का फंक्शन था। यहाँ पे Q और जो P है वो x y z के फंक्शन है। जेड का ही फंक्शन है। इसका मतलब ये है कि, है ना, रिमार्क अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो रिमार्क ये है कि ओनली डिफरेंस, क्योंकि इसमें डिफरेंस जानना जरूरी है। देखो लीनियर क्लियर होता है लोगों को, नॉन लीनियर सेमी और कॉशी में फंस जाते हैं। सो ओनली डिफरेंस बिटवीन सेमी लीनियर एंड कॉशी लीनियर इज, बताइए क्या डिफरेंस है। देखिए डिफरेंस साफ दिखता है कि यहाँ पे P के साथ Z मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, हो सकता है P या Q के साथ, लेकिन कॉशी लीनियर में आपको ये लिबर्टी दे दी गई है कि चलो अच्छा P को Z के साथ मल्टीप्लाई भी कर लो, नॉन लीनियर नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि P मतलब स्मॉल p की बात कर रहा हूँ बेटा, डेरिवेटिव की। डेरिवेटिव को अगर हम डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर देते थे ना तो नॉन लीनियर बन जाया करता था, याद करो ओडी में। लेकिन यहाँ आपको अभी भी वो कॉशी लीनियर बोल रहा है, क्यों? क्योंकि आप उसको P और Q में लीनियरिटी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। तो यानी कि सेमी लीनियर में सर चूंकि यहाँ पे यस सर यहाँ पे चूंकि ओडी में हमारा वाई डिपेंडेंट वेरिएबल था और यहाँ पे डिपेंडेंट सिर्फ जेड है, और बारी बारी से सर आपने समझाया कि हमने डिपेंडेंट वेरिएबल को छोड़ते जाना है, नहीं फ्री मैं करते क्या जाना कह रहा हूँ, Z डिपेंडेंट है ना, लेकिन देखो फिर भी Z इंटू पी आपको अलाउ कर रहा है कॉशी में। हाँ 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 हाँ, वही समझा रहा हूँ, यहाँ पे ये भी डिपेंडेंट है, ये डेरिवेटिव ये यस सर, हियर लाइन डिफरेंस कॉशी है और डिपेंडेंट सेमी वेरिएबल। में। हाँ सो यहाँ पे लिख सकते हैं Z कैन बी मल्टीप्लाइड विद P एज वेल एज Q। P के साथ भी मल्टीप्लाई हो सकता है, Q के साथ भी हो सकता है, ठीक है। P के साथ भी और Q के साथ भी, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक सबको? फटाफट बताइए यस या नो। यस सर। क्लियर है? बस सर एक आइडेंटिफाई करने वाला क्वेश्चन सेट 21 में भी आया था, अच्छा और उस वक्त ये पता नहीं था। उसमें जरूर पूछते हैं, जी। हर बार क्वेश्चन पूछते हैं, पर चिंता ना करें, अभी देखिए मैं इसको और एग्जांपल लेके क्लियर करा देता हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा एक और चीज लिख लीजिए, एक और चीज बस लिख लीजिए, तो इसको मैं रिमार्क 2 बोलूंगा, ठीक है। रिमार्क 2 क्योंकि रिमार्क 1 पीछे लिख लिया हमने। जो मैंने फॉर्म लिखाया था क्या कि P इंटू पी प्लस Q इंटू क्यू इक्वल टू R इंटू जेड प्लस S ऑफ एक्स वाई। अलोन एक्स वाई का फंक्शन होता था अलोन एक्स वाई। यस सर, अच्छा अलोन एक्स वाई आपको
ओडीई में किसकी याद दिलाता है? अलोन एक्स की याद दिलाता है कि नहीं, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अलोन है। यस सर। ठीक, अलोन याद फंक्शन। करो y डबल डैश होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस में था सर। एग्जैक्टली वही बताने जा रहा हूँ। y डबल डैश प्लस 2y इक्वल टू, अगर हम लोग यहाँ पे साइन x लिखते थे तो इसको नॉन होमोजीनियस बोला जाता है, नॉन होमोजीनियस क्योंकि बोलता है। अलोन फंक्शन ऑफ x नहीं होना चाहिए। अलोन फंक्शन ऑफ x कॉरेस्पॉन्ड्स टू नॉन होमोजीनियस। ठीक, सीखते जाओ, धीरे धीरे ऐड करते जाओ, जून तक आप बहुत बढ़िया तरीके से अपने आप को पाएंगे, लेकिन रेगुलर सीखते जाइए। संडे मंडे मैंने कल भी कहा है, संडे इज अ हॉलीडे फॉर दोज हु डू नॉट हैव ड्रीम्स, सो इफ यू हैव ड्रीम देयर इज नथिंग लाइक हॉलीडे। ठीक है, of course you can opt for your priorities, that family, health, happiness, these are priorities, लेकिन इसके बाद फिर नंबर आना चाहिए ड्रीम का, है ना। तो देखो s, अगर एस एक्स कॉमा वाई 0 है तो इसको कहते हैं हम लोग होमोजीनियस। होमोजीनियस। तो देखो, आपको नहीं लग रहा, अगर कॉन्सेप्चुअली समझा जाए तो सब कुछ वैसा ही है जो ओडी में कहा जा रहा है। यस सर। ठीक है, लेकिन वो अगर हम लोग न्यूमेरिकली रटने चले जाते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है, हमें लगता है दोनों अलग अलग चीज। अब अगर मैं बोलूं एस एक्स कॉमा वाई इफ इट इज नॉन जीरो, तो ऑफ कोर्स अगर अलोन फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद है तो वो नॉन होमोजीनियस ही होगा, नॉन होमोजीनियस, चाहे वो ओडी हो या पीडी हो। बस ओडी में एक इंडिपेंडेंट होता है, यहाँ दो होते हैं, क्या दिक्कत है? तो जैसे एक को ट्रीट किया जाता है, तो ये आदत जब डालेंगे तो ये आदत आपकी रिसर्च में भी आ जाएगी। ठीक है, कई लोग इंडिया में अच्छा रिसर्च क्यों नहीं कर पाते, उसका रीजन है कि हम लोग कॉन्सेप्चुअली चीजों को पढ़ने के लिए समय देते ही नहीं है, जल्दी जल्दी पढ़ी हुई है ना। तो ऐसा है, मैं तो कहता हूँ जून नेट जो है वो साल में एक बार होना चाहिए। आप ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट, आप सपोज 250 लेते हैं, आप नंबर ऑफ कैंडिडेट 450 लीजिए, लेकिन एक साल का टाइम दीजिए बच्चे को प्रिपेयर करने की, बड़ा एग्जाम है ना। अभी क्या है, बच्चे फिर अपना फोकस छोड़ के 6 महीने एक बार प्रिपरेशन किया, जब तक वो गलतियां, जैसे जून में पेपर दिए, जब तक गलतियां, पहले जून में पेपर देते हैं तो जुलाई तक तो कुछ करते ही नहीं है, कॉमन बच्चों की बात, जुलाई से फिर वो स्टार्ट करते हैं, फिर वो अगस्त सितंबर तक आते आते अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पे काम करना शुरू करते हैं, अक्टूबर तक वो कर पाते हैं, फिर दिसंबर में पेपर है तो लो नवंबर, एक महीना बचा यार, फिर से रिवीजन, तो वो फिर यहीं आ गए। ये आप मत करना, ठीक है। जो बच्चे अब रिपीट कर रहे हैं वो ऐसा ना करें, पहले दिन से ही अपनी कमियों पे काम करो, रिपीटर हो तो दिखने चाहिए, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये होमोजीनियस हो गया, नॉन होमोजीनियस हो गया। कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। नोट्स में ऐसे लिखवा रहा हूँ, आपको कोई दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इन्हीं को प्रिंट आउट ले लो या फिर अपने पीडीएफ जो है मोबाइल में सेव कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप मुझे बताएंगे, ठीक है। P प्लस क्यू इक्वल टू एक्स वाई जेड स्क्वायर। क्वेश्चन 2 एक्स वाई स्क्वायर P प्लस वाई क्यू इक्वल्स टू एक्स बाई जेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन P स्क्वायर प्लस क्यू इक्वल टू जेड, should be, let us say we take some scalar 2, x z square P plus qy equals to x y z, ठीक है। 4 क्वेश्चन हैं, शुरू हो जाइए और धीरे धीरे, ठीक है, 1 मिनट का समय उसके बाद करेंगे। तो देखिए, यस, सो आंसर इज क्लियर नाउ। फर्स्ट इज सेमी लीनियर, सेकंड इज सेमी लीनियर। देखिए z को इधर मल्टीप्लाई मत करिए, बिकॉज z 0 है नॉन जीरो हमें पता नहीं है, बिना इसके कभी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया जाता, ठीक है। तो राइट में हम इसको ऐसे देखेंगे, अगर सर अगर वो कंडीशन दे दे कि ये सर कंडीशन दिया है तो कॉजी बनेगा क्या? हाँ तो कॉशी बनेगा, बिल्कुल। तो कॉशी z नॉट इक्वल्स टू 0 अगर दिया है तो? यस, तो कॉशी लीनियर बन सकता है। नहीं सर, तो यही बनेगा, z इक्वल टू 0 दिया तो यही बनेगा, और z इक्वल टू 0 मेरे को समझ नहीं आ रहा सर। नहीं, अरे कोई इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखिए p के साथ z मल्टीप्लाई हो जाता है कब? जो कॉशी लीनियर में। हाँ, तो अगर z नॉन जीरो कंफर्म हो जाए तो कॉशी लीनियर भी हो जाएगा, क्योंकि आप z को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जी सर, समझे उस केस में। लेकिन अभी सेमी लीनियर लिखिए, दैट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, क्योंकि p इंटू पी प्लस क्यू इंटू क्यू इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ x y z।
तो यहाँ पे आप इसको ऐसे देखिए x इंटू 1/z, ये फंक्शन बन गया है ना। दिस इज नॉन लीनियर, क्लियर कट नॉन लीनियर, दिस इज कॉशी लीनियर अगेन। क्यों? क्योंकि कॉशी आपको लिबर्टी देता है कि आप t के साथ z को या q के साथ z को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं z नहीं लिखता तो ये क्या हो जाता, यानी कि अगर मैं लिख देता सेमी हो जाता सर। xp प्लस qy इक्वल टू xyz, तो ये क्या होता, सेमी लीनियर। लीनियर। वेरी गुड। तो क्या अभी क्लासिफिकेशन में कोई दिक्कत होगी? ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस No, और sir. करिए अपनी तरफ से तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैंने हमेशा कहा है 60% मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा और 40% आप अपना काम, सॉरी 40 मैं करूंगा, ठीक है, और 60 ये आप हमें करना। हाँ, दिस इज मी। सर राइट साइड में सिर्फ जेड रहा तब भी तो वही बात आएगी ना, जेड रहा तो सिर्फ जेड रहे यहाँ पे एक्स वाई जेड का अभी भी, फंक्शन लेना, वहाँ पे सिर्फ जेड रहे तब भी। यस तभी भी, अभी वही। ये ओके सर। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ, देखिए एक बुक आज मैं शेयर करूंगा, ठीक है, लेकिन उसको वाइजली यूज करिए। दिस इज एमडी राय सिंघानिया बुक, ठीक, इसमें क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, थ्योरी भी होती है, ठीक है। एमडी राय सिंघानिया का पीडीएफ है जिसमें, सॉरी पीडीएफ है जिसमें ओडी और पीडी दोनों दिया हुआ है और कई सारे सर टॉपिक। इसमें कुछ एडिशन नहीं है ना सर? फर्स्ट मेरे पास नहीं एडिशन तो है है सर बुक लेकिन है तो देख लीजिए, मुझे ये बुक एमडी राय सिंघानिया की। मुझे ये बुक इसलिए ठीक सर लगता है, वॉल्यूम 1 की बात सर कर रहे हैं अपना, या वॉल्यूम 1 की ही बात कर रहे हैं सर मैं? उसमें दोनों है, मुझे ओडीपी एग्जैक्टली याद नहीं सर है। ओडी भी दिया है सर, पीडी भी दिया है इसमें। Yes, मैं शेयर कर दूंगा पीडीएफ जो है वो, है ना, Okay, शेयर sir. कर दूंगा। एस चांद सर, एस चांदा एस की चांद कुछ तो भी है सर। यस यस एस चांद। एस चांद पब्लिकेशन। तो अब देखिए इसमें क्या है, आपको क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाएंगे, तो यहाँ से भी रेफर करते Yes, रहिए। yes. और लेकिन याद रखिए कि नेट सेट के लिए जो लोग पढ़ रहे हैं वो थ्योरी जरूर पढ़े। थ्योरेटिकली आप जितना ओडी में भी आप देखोगे मेरे लेक्चर्स को, तो मैंने थ्योरी पे ज्यादा सर, focus किया, ठीक है। बहुत मस्त था सर वो, पूरा थ्योरेटिकल पूरा समझ में आ गया। हाँ, थ्योरेटिकली अगर आप अच्छे से मेहनत करें, कोई भी किसी को डाउट आए लेक्चर देखते समय आप मुझे भेजिए, मैं उनको जरूर देखूंगा, ठीक है। मयूरी आपका क्वेश्चन सर वो लास्ट, सर हाँ, लास्ट क्वेश्चन। हाँ हाँ वो मैं आपको अभी क्लास के बाद करवा दूंगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ पीडी। पीडी फॉर्म कैसे होती है, तो देखो जैसे हम लोग फॉर्मेशन ऑफ ओडी पढ़ते थे, याद है क्या करते थे? फॉर्मेशन ऑफ ओडी 12th में पढ़ते थे कि मान लो ऐसे दिया होता था कि एक सेट है किसका, कि सेट ऑफ ऑल सर्कल्स ऑफ रेडियस 1 एंड सेंटर एट ओरिजिन, इसको सेटिस्फाई करने वाली या इसको मैथमेटिकली मॉडल करके एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए। तो याद है कैसे बनाते थे? ये क्या दिया हुआ था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करेंगे सर। सर आर्बिट्ररी कांस्टेंट एलिमिनेट करते थे ये जितने दिए हुए रखना हैं। चाहिए यहाँ पे ए, ठीक है। तो जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते थे, जिनको भी याद नहीं आ रहा है तकलीफ की बात नहीं है, ये बुक शेयर करूंगा, नोट्स हैं, लेक्चर्स हैं, बस आपके समय की जरूरत है, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते थे उतने बार डिफरेंशिएट करके डिफरेंशिएट करते थे सर। रिलेशन निकाल लेते थे। उस रिलेशन से पता चलता था कि रिलेशन से पता चलता था कि लीनियर आएगा कि नॉन लीनियर आएगा। चंदन जी समझ रहे हैं? इस प्रोसेस को समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि पहले से प्रिडिक्ट करना लीनियर नॉन लीनियर मुश्किल हो जाता है ना, मुश्किल काम। Similarly, in a very similar manner, how to eliminate constants in PD, that we will learn. Eliminate arbitrary constants. ठीक है, eliminate arbitrary constants. तो arbitrary constants को eliminate करने, मान लीजिए, सॉरी येलो तो यूज नहीं करना है, let f x y z a and b इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है, ये क्या है, x y z b, ठीक है। ये आपको फैमिली दी हुई है, ठीक है। और आपको इससे क्या बनाना है, पीडी बनाना है। तो इसको, इसमें किसको एलिमिनेट करना है? इसमें दो आर्बिट्ररी ए बी को, ए और बी, ठीक है, ए और
बी को। तो ए और बी को एलिमिनेट करने का मतलब है कि आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब पीडी में 2 बार डिफरेंशिएट करने का मतलब है कि आप पार्शियली भी तो कर सकते हैं। यस सर। तो 2 आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं, 2 आर्बिट्री, तो 2 चीजें एलिमिनेट हो गई। 2 तरीके हैं। पहला, एक आपके पास ये हो जाएगा del f अपॉन del x इक्वल टू 0, एक हो जाएगा del f अपॉन del y इक्वल टू 0, और तीसरा आपके पास मौजूद है f इक्वल टू 0, ये खुद। तो ये 3 इक्वेशंस जो अवेलेबिलिटी है आपके पास, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इन तीनों में से a और b को एलिमिनेट करिए, यू विल गेट योर आंसर। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। देखो एक चीज याद रखो, जो तैयारी आप कर रहे हो उसमें समय दो, टाइम दो, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी मत करो। आज जंप करके कहीं पहुंच जाओगे तो एग्जाम में आपको फायदा नहीं मिलेगा। अभी भी हम लोग कितने सेफ जोन में है, मैं आपको उस दिन आपको बता चुका हूँ कि जब आराम आराम से हंसते खेलते हम लोग सिलेबस करेंगे, आप रिवीजन का टाइम, मैं आपको रिवीजन का टाइम दूंगा, हम लोग टोपोलॉजी भी पढ़े, इतनी चीजें करेंगे, तब भी हम मई तक फ्री हो जाएंगे। इसलिए मेहनत करते रहो, टाइम बहुत है, ठीक है। अब मान लो सर्कल हमें बताना है, सेट ऑफ स्फीयर्स of radius 1, radius as 1 and center on xy plane। अब सेंटर ऑन xy plane का मतलब क्या है कि z कोऑर्डिनेट 0 है, of z is 0, ठीक है, is 0। तो सेंटर क्या हो गया बेसिकली a, b, 0। जनरल क्लास क्या हो गई, x माइनस ए स्क्वायर, y माइनस बी स्क्वायर, b square z स्क्वायर plus z square equals to 1। अब देखो कितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स, a और b, ठीक है। तो यानी कि पहले आपको क्या निकालना है, आपको एक बार विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है और एक बार विद रिस्पेक्ट टू, सो पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। एक बार x के रिस्पेक्ट में किया तो क्या आया, देखिए 2 into x minus a into plus 2zp ये तो 0 हो गया, ठीक है, 2zp 2zp is equals to 0 इक्वल टू equals to 0, 0 यानी कि यहाँ से आपको x माइनस a का वैल्यू क्या मिल गया, minus a is equals to minus zp minus zp, ठीक है। अब सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू y अगर करेंगे तो क्या मिलेगा, 2y माइनस 2y minus b plus 2zq plus 2zq equals to 0, equals to 0 y minus b is Which will equals give to you y minus b is zq। equals to minus qz minus qz ठीक। अब यहाँ से आप किस तरह से, आप मुझे बताइए किस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हैं, दिमाग लगाओ, क्योंकि x minus a की सर जगह x माइनस वैल्यू पुट अप कर देंगे सर, x माइनस या y माइनस b पे। एग्जैक्टली क्योंकि ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2, लेकिन बहुत लोग भूल जाते हैं कि ये है हमारी इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 3 है हमारी। तो पुट 1 and 2 इन लास्ट में मींस घर में आना है। हाँ लास्ट हमें देखिए, अब यहाँ पे आपका विवेक है, आपका विजडम है, ठीक है, कि आपको कैसे एलिमिनेट करना है, इट्स अप टू यू। जैसे ओडी में भी पढ़ाते थे तो क्या है, प्रैक्टिस से पता Yes. चल जाता था कैसे एलिमिनेट। तो देखिए ये हो जाएगा p स्क्वायर z स्क्वायर प्लस z square q square plus z square is equals to 1। ठीक, z स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है, इट इज 1 प्लस q square p p square plus q square plus 1 मेरी पीडी 1 by z square, है ना, आर्बिट्री कांस्टेंट गायब हो गए। सो दिस इज योर पीडी, दिस इज आर पीडी। इसी की तलाश थी भाई, हम मिल गई। बताओ क्लियर है? yes sir। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि थोड़ा सा ना प्रैक्टिस मिल जाए अपने को। x प्लस ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस डी। आपको टाइम दूंगा, पहले बस इतना बता दो कितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स, 2 हैं सर 2 है, 2 ए और बी, यानी कि आपको एक इक्वेशन ये मिल गई, दिस इज इक्वेशन 1, एक इक्वेशन आपकी मिलेगी del z अपॉन del x, इसको p भी कहते हैं, ठीक, तो p से मिल जाएगी,
और एक मिल जाएगी del z by del q, यानी del z1 del सॉरी del z by del y, y. तो q कहते हैं. So now over to you. Yes, go ahead. px minus qy equal to x. p minus qx equals to 1 P minus px minus minus qy equal px to x. minus qy qy p equal to minus x. qx minus 1 Okay. equals to yes, same thing. P minus 1 x minus qy equal to जो भी Yes, आपका आ रहा हो x, ठीक है, तो सेम चीज है. तो ये आ जाएगा, उसको सॉल्व किया तो 2a बताना तो नहीं चाहिए, आप लोगों ने कर ही लिया होगा, बट ठीक है. q इक्वल्स टू 2a 1 plus 2xy square. अब यहाँ से एलिमिनेट 2a. करके निकाल सकते हैं. Yes, sir. अब प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ सब में तो हम लोग अच्छे होते हैं पर थ्योरी नहीं पढ़ना चाहते. अरे जब ब्रेन है तो थ्योरी भी पढ़ो ना, मेहनत करो, ये सब भी निकल जाएगा, है ना. ये 2 है और ये 3 है. देखो अगर बीएससी से एमएससी से जो पढ़ा है वो ऐड नहीं करोगे तो नेट कैसे निकलेगा भाई. बीएससी के सिलेबस पे नेट निकलता तो फिर तो कोई बात ही नहीं थी, है ना. देखो क्या आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मान लीजिए आपने एलिमिनेशंस किए, ठीक है. क्या आपको लगता है कि एलिमिनेट करने के बाद यूनिक पीडी मिलती है? आफ्टर एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट्स, जब आप आर्बिट्री कांस्टेंट्स, विल यू ऑलवेज गेट, सोचो इस बात पे, ऑलवेज गेट यूनिक पीडी, मतलब जो मिलता है वही सही है क्या? No, sir. No, sir. अभी ये वाले क्वेश्चन में किए थे तो. दूसरा भी आ सकता है, ठीक. हम्म. यूनिकनेस जरूरी नहीं है, ठीक. यानी कि तरीके अलग अलग अगर इस्तेमाल किए जाएं तो आंसर अलग अलग हो सकते हैं. एक चीज और नोटिस करिए, देखो भाई मैंने क्या बोला, अच्छा स्कॉलर वही होता है, स्कॉलर मतलब सब, आइंस्टाइन भी स्कॉलर थे, ठीक है, और छोटा सा बच्चा जो स्कूल जाता है वो भी स्कॉलर है, जिसके ऑब्जर्वेशन एबिलिटीज होते हैं. तो अगर आप सच में एक अच्छे स्कॉलर बनना चाहते हैं, चाहे आप स्कूल टीचर बने लाइफ में, ऑब्जर्वेशंस पे काम करो. जितने अच्छे ऑब्जर्वेशंस होंगे उतने अच्छी चीजें आप करेंगे, ठीक है. जितना अच्छा ऑब्जर्व करोगे किसी भी फील्ड में, आपके ऑब्जर्वेशंस अच्छे हैं, आप जहां रहोगे वहां आप प्रोग्रेस करोगे. अब देखो ये अगर आप देखें तो इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स है, 1 और 2. जो पीडी आपको मिली वो नॉन लीनियर है कि लीनियर है? Non-linear. नॉन लीनियर non linear. है ना, नॉन लीनियर पीडी है. और देखो यस, अच्छा कितने ऑर्डर की है? 2. 1 ऑर्डर 2 कैसे हो गया भाई? सेकंड डेरिवेटिव कहीं दिख रहा है क्या? नहीं, डिग्री 2 है. No, no, Degree sorry, 2 sir. है. Sorry, Order sir. 1 है. ऑर्डर 1 है. Order 1 है, डिग्री 2 है. यस. तो अब मुझे बताओ, इसमें देखो इस इक्वेशन में कितने कांस्टेंट्स है? 2. 2. कौन सी टाइप की इक्वेशन मिली यहाँ पे आपको? Linear. लीनियर, ठीक है. इसका मतलब ये है कि कोई गारंटी नहीं है कि कितने वेरिएबल पे आपको लीनियर मिलेगी और कितने वेरिएबल पे नॉन लीनियर मिलेगी. यू मे गेट लीनियर, कॉशी लीनियर, नॉन लीनियर, सेमी लीनियर, एनीथिंग, ठीक है. पहली चीज, एक चीज का रिजल्ट मैं आपको लिखवा सकता हूं, वो ये है, यस वो ये है कि अगर आपके पास आर्बिट्री कांस्टेंट्स और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स सेम हो जाए, आर्बिट्री कांस्टेंट्स, ये आपका काम बचाने के लिए, ठीक है, और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अलग कलर के पेन से लिख देता हूं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अगर ये इक्वल हो गए, देन you will always get unique PDE. फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यार मैंने जो किया है क्या पड़ोसी ने वही किया है. पड़ोसी ने कुछ भी किया हो, PDE यूनिक ही रहती है. पीछे आओ, एग्जांपल देखो, ठीक. इसमें देखो 2 आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं? 2.
ठीक है, इंडिपेंडेंट में 2 है सर। तो 2 है, लेकिन तो इसका मतलब जो आपको ये मिला ये सबको यही मिलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सिमिलरली अगर आप सेकंड क्वेश्चन में देखें, कुछ आगे पीछे हो गया बेटा पीडीएफ में, चेक कर लेना। सेकंड क्वेश्चन कहाँ चला गया? एक और क्वेश्चन किया था ना हमने, इसके बाद है सर। कहाँ चला गया? ठीक है, उस क्वेश्चन को भी आप ऑब्जर्व कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये यू विल गेट यूनिक पीडी, ये यूनिकनेस का रिजल्ट है। अब यहाँ पे यानी कि अगर ये दोनों सेम नहीं होते हैं तो रिमार्क या नोट, अगर नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स आर लेस देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो यहाँ पर मोर देन 1 पीडीई भी मिल सकती है, मोर देन 1 पीडीई भी मिल सकती है, चांसेस। एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो आपके होमवर्क है, आप खुद देखना इसको। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। पहले तो ये बताओ ये फैमिली काहे की है, क्या है, कौन सी फैमिली है? इलिप्स। ठीक है, इलिप्सॉइड है ये, 3 डायमेंशन में है ना। तो इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स कितने? 3 सर 3 है। 3। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने? 2 3 2। 2 सर। ठीक है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, अच्छा ग्रेटर है, ओके ग्रेटर का केस है। ठीक है, तो इसके ये गलत एग्जांपल है, इसके लिए आपके पास एग्जांपल ओके दूसरा होगा। चलो दे दिया है तो इसमें चेक कर लेना। दूसरा है z इक्वल्स टू ax माइनस वाई। अब यहाँ देखो, यहाँ बताओ आर्बिट्री कांस्टेंट्स कितने? 1 है सर। 1 और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने? 2 है। 2। तो यहाँ पे ये रिजल्ट काम आएगा, यहाँ पे जो आपको मिलेगा वो एक से ज्यादा पीडीई मिलेंगी। ठीक है, लेकिन इसके लिए रिजल्ट लिखा देता हूँ कि इसके लिए क्या है वो भी देख लीजिए। अगर ये है रिजल्ट, ठीक है, ये रिमार्क, इफ अगर वो ज्यादा हो गया यानी कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तब देखो क्या होगा। तो हमेशा ये एग्जांपल से देख लेना, पता चल जाएगा आपको। हमेशा आपको क्या मिलेगा? हमेशा आपको मिलेगा यस पीडीई ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन 1, यानी हायर ऑर्डर पीडीई मिलेगी। ठीक है, मतलब ये केस नहीं होगा, ये जो आपको दिखा, अरे यार वो क्वेश्चन ही गायब हो गया नहीं जो हमने किया था, क्वेश्चन ही पता नहीं कहाँ गया। तो पीडी है ना उसकी, px minus qx equal to x। हाँ वो लीनियर आया था ना उसमें, जो हमने किया था क्वेश्चन लीनियर आया था। लीनियर आया था। हाँ, लेकिन अगर इस तरह का केस है, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट ज्यादा है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन काम आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बी स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 पीडी आपको पीडी जो मिलेगी वो एक से ज्यादा ऑर्डर की मिलेगी, लीनियर नहीं मिलेगी, हमेशा सेमी लीनियर या फिर कॉशी लीनियर, सॉरी नॉन लीनियर या फिर कॉशी लीनियर, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको पीडी जो है वो एक से ज्यादा ऑर्डर की मिलेगी, नॉन लीनियर है ना, नॉन लीनियर। तो आप देख लेना, ये चेक कर लेना, यहाँ पे आपको 2 पीडी मिलेंगी। ये इंटरेस्टिंग होगा, ये आप करके मुझे दिखाएंगे इसमें 2 पीडी कौन सी मिल रही है। मैं करना नहीं चाहूंगा, 2 पीडी मिलेगी, एक पीडी 1 नहीं हो तो कल तुरंत बता देना मुझे, एक पीडी 2। इसको सॉल्व करोगे, सबके तरीके अलग अलग होंगे, 2 पीडी मिलेंगे। आसान है, बिल्कुल आसान पीडी मिलेगी। ठीक है,
एक टाइप का क्वेश्चन और आता है इसमें एलिमिनेशन में, फाइनल टाइप है ये। इस पे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट। गेट में आपके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में अलग अलग जगह पे पूछा है। एलिमिनेशन सेट में पूछा जा सकता है, नेट में एक बार पूछा गया, एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स को कैसे एलिमिनेट करते हैं ये आपने सीख लिया। कैसे करते हैं, कैसे करते हैं? डिफरेंशिएट तो करके डिफरेंशिएट करके नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएट करके, ठीक है। लेकिन अगर आर्बिट्री फंक्शंस आ जाएं तो कैसे डिफरेंशिएट करो, मतलब कैसे एलिमिनेट करो आर्बिट्री फंक्शंस? तो आप पूछोगे सर आर्बिट्री फंक्शन मतलब कैसे, यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कुछ ऐसा आ जाए कि z इक्वल्स टू e टू द पावर y f ऑफ x माइनस y। अब बताओ इससे बनने वाला पीडीई क्या होगा? दिक्कत हो गई ना? इसको सीखेंगे हम, ठीक है। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये थोड़ा अप्लाइड में मुझे अच्छा लगता है डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है। दिस इज हाउ वी एलिमिनेट। देख लीजिए, p q माइनस 1 ux qy uz और vx vy vz। ये डिटर्मिनेंट आपको याद रखना होगा, इक्वल टू 0। ये डिटर्मिनेंट इसको आपको याद रखना होगा, ये जो डिटर्मिनेंट है, ठीक है बस उसको याद रखेंगे तो काम हो जाएगा। तो अगर आपके पास आर्बिट्री फंक्शन कुछ ऐसे लिखा हुआ है, यानी व्हेन PD is given as f of u comma v equal to 0। ध्यान से देखना इसको, ठीक। then the PDE after eliminating कैपिटल F, यानी फंक्शंस को एलिमिनेट करने के बाद जो पीडी मिलेगी वो ये मिलेगी, इसको सॉल्व करना, ठीक है। शायद आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, लेकिन एक क्वेश्चन कराऊंगा तो बिल्कुल ये मान लीजिए हलवा हो जाएगा, फिर कुछ है ही नहीं इसमें। जैसे मैं आपसे बोलूं x प्लस वाई माइनस जेड एक्स स्क्वायर प्लस, इस पे क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए ध्यान से इस टाइप के क्वेश्चन को समझना। ये दिया हुआ है, ठीक। अब इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट्स नहीं है लेकिन फंक्शन है, इसको u माना, इसको v माना। अब क्या बनाओ, p q माइनस 1 जो pd बनने वाली है। यहाँ पे क्या लिखा जाता है, ux, u कौन है, पहला वाला, uy uz vx vy vz इक्वल टू 0। फटाफट वैल्यू पुट करो, मुझे बताओ p, ये तो ऊपर वाला तो p q माइनस 1 है, इसकी वैल्यू नहीं पुट करनी है। ये p क्या है सर 1 1 माइनस 1, नीचे वाला नीचे वाला 1 1 माइनस 1। ओके, एक मिनट देख लेते हैं। u जो है, u को x के रिस्पेक्ट में, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो u को x के रिस्पेक्ट में, दैट 1 माइनस u के 1 के रिस्पेक्ट में 1 1 और z के रिस्पेक्ट में माइनस 1 माइनस 1 g को करेंगे तो 2x 2y 2y 2z 2z इक्वल टू 0, ठीक है। इट इम्प्लाइज, अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यह जगह सर थर्ड कॉलम थर्ड रो को वी जेड कर दो सर फार्मूले में। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, ओके, वी जेड। सो p माइनस q अगर करेंगे तो यह आ जाएगा 2z, है ना, और ये आ जाएगा प्लस 2z प्लस 2x प्लस 2x माइनस 1 करेंगे तो 2y माइनस 2x। 12th में क्या मजा आता था इसको सॉल्व करने में, बहुत बहुत मजा आता था, डिटर्मिनेंट वगैरह। अभी तो p y प्लस जेड, आप जैसे जैसे आगे पढ़ाते जाएंगे आपका सॉल्व करने का मन नहीं हुआ करेगा, आप मुझे एडमायर करेंगे कि सर कैसे करते थे। एक्चुअली मैं भी पहले नहीं करता था, लेकिन अब ठीक है, अब क्या करें। x माइनस वाई, जब मुझे ये दिखा कि बच्चे अपनी तरफ से नहीं करने लगे, मुझे 2-3 सालों में जो ऑब्जर्वेशन हुए हैं कि बच्चे खुद से एफर्ट नहीं डालते, x माइनस वाई ये, ठीक। सो ये आ गई आपकी पीडीई। क्या किसी को कोई दिक्कत है? मेथड बहुत आसान है, नो सर। ठीक। एक क्वेश्चन और करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2। सर इस मेथड का नाम हो गया? नाम तो यार नहीं पता भाई मुझे, आप रख लो, कुछ भी रख लो, चंदन मेथड क्या है f ऑफ x प्लस वाई और x माइनस जेड। फटाफट मुझे बताएंगे और दीक्षा बताएंगे मुझे। नए बच्चे को समझ में आ गया तो समझ लीजिए सब समझ में।
उसको बताएंगे एलिमिनेट करके क्या पीडीई बनेगी। यस, आराम से, टेक योर टाइम। यस सर। अब ये है u और ये है v। यस, दीक्षा बता सकती हैं? 110 ओके 10 -1 ओके, सॉल्व करके क्या आया? व्हाट पीडीई यू हैव गॉट? P minus equal to 1. इज दिस? हाँ वही सर, ओके, Yes. -3 सर, गुड गुड, 3 minus। वेरी गुड। यस सर। अब एक दो क्वेश्चन हैं, उनको आपको देखना है। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कौन बताएगा? नए बच्चों में से बताना इसको कैसे डील करोगे, क्योंकि ये थोड़ा अलग है। नहीं, इसमें देखो अंदर u और v दिख रहे थे, इसमें तो नहीं दिख रहे हैं। सर इसको दो बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, एक बार पार्शियली x से एक बार पार्शियली y से, तो दोनों बार f डैश आ जाएगा। अगर उसको डिवाइड कर दिए तो f डैश वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी, या सब्स्टिट्यूट फॉर f डैश भी कर सकते हैं इक्वल टू के इधर रख के। यस, दैट इज वेरी गुड, दैट इज वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। पर इस अप्रोच से अगर करना चाहें तो कैसे करेंगे? u किसको लेंगे, v किसको लेंगे? एक्चुअली अल्टीमेट एम ये है मुझे ये क्वेश्चन कराने की। अगर ऐसे कुछ आ जाए तो देखो, इसको थोड़ा सा ना एडजस्ट कर लो। दिस इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड दिस इज जेड माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पे आप u ले सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ले सकते हैं जेड माइनस एक्स वाई को, क्योंकि अगर ध्यान से देखें तो ये भी एक फंक्शन है और सॉल्व कर सकते हैं। कोई अगर चाहे इसको u ले ले, इसको v ले ले, ठीक है, कर लेंगे। यस सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो छोड़ रहा हूँ, आप देख लेना। z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई बाई जेड, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताइए? सर यहाँ पे u को अपन एक्स वाई बाई जेड ले लेंगे बिल्कुल सही बात है, और v को z ले लेंगे सर। बिल्कुल सॉल्व करिए, आ जाएगा। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। इससे जो आंसर आएगा वो है पी एक्स इक्वल टू क्यू वाई। कुछ चीजें मैंने भी सॉल्व कर रखी थी तो मैं करता नहीं था कभी नहीं, तो हालांकि उसके नुकसान भी हुए मुझे, इसलिए आई डू नॉट इनकरेज एनीवन टू अडॉप्ट दिस अप्रोच। बट मुझे थोड़ा प्योर मैथमेटिक्स पढ़ना अच्छा लगता था। ठीक है, तो लेकिन एक चीज याद रखिए, आपको अच्छा कुछ भी लगता हो, पहले सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिर आप वो काम करें जो आपको अच्छा लगता है क्योंकि बाकी सबको सर्टिफिकेट अच्छा लगता है ना। एक और क्वेश्चन है जो आया हुआ है, so that is u equals to f of x e to the power y. This will be interesting, g y square cos y, ठीक है। then the corresponding, ये होमवर्क है, corresponding PDE is, ये आ चुका है क्वेश्चन, गेट में आया हुआ है, u x y plus x u x x equal to ux and b is u of x y plus x u x x equal to x into ux। देखना चाहता हूं कि आप लोग हायर मैथमेटिक्स पढ़ के कॉमन सेंस तो नहीं खत्म हो गया, क्योंकि कई बार क्या होता है, इतना मेथड करते हैं कि ट्रिक भूल जाते हैं। ट्रिक मतलब ऑब्जर्वेशन, तो दिमाग खुला रखिए, चीजें कई बार सामने होती हैं, हम लोग बड़े बड़े मेथड लगा देते हैं। यू एक्स इंटू एक्स, ठीक है। आंसर नहीं बताऊंगा, कल अगर आपको नहीं आया तो जरूर पूछ लीजिए, ठीक है, ये होमवर्क है। अब देखिए कुछ ऑब्जर्वेशन है, 2 मिनट में लिखा देता हूँ, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस फॉर दिस, पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर आप बाई एलिमिनेटिंग, अगर आप फंक्शन एलिमिनेट करते हैं, आर्बिट्री फंक्शंस, तो आपको हमेशा यू विल ऑलवेज गेट कॉशी लीनियर पीडी, हमेशा कॉशी लीनियर पीडी मिलेगी आपको, ठीक है। सेकंड है, अगर n फंक्शंस इन्वॉल्व हैं तो आपको n ऑर्डर की पीडीई मिलेगी। ये आपको पहले रिजल्ट नहीं था,
ठीक, ये पहले आपके पास नहीं था रिजल्ट कि पिछले जो क्वेश्चंस आपने किए जिनमें आर्बिट्री कांस्टेंट्स रहते थे उसमें ऐसा नहीं था कि 2 आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे तो सेकंड ऑर्डर मिलेगी। बताओ सही है कि नहीं? यस सर। हाँ, ये सब माइनर ऑब्जर्वेशंस हैं जो आपको करने हैं ना। So number of arbitrary functions, yes, the number of arbitrary functions involved in the equation is equal to order of PD. अच्छा, ये तो लिखवा ही दिया मैंने यार, ये क्या लिखवा रहा हूँ? Yes, order of PD. So this is what we have. Yes, thank you. इतना है, ठीक है। बाकी धीरे धीरे करते रहिए। जो जो क्वेश्चन थे मैंने आपको होमवर्क में दे दिए, कुछ करवा दिए हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सी यू ऑल टुमारो। थैंक यू सर।